नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। सेल चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए हम क्रोमोसोम तक पहुंच गए हैं। पिछली क्लास में मैंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। आप लोगों के सामने केंद्रक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एवं उसके कार्यों के बारे में डिस्कस किए थे। उसी में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस में, जिसे क्रोमैटिन थ्रेड कहा था, क्रोमैटिन मटेरियल मैंने कहा था। और उसी क्रोमैटिन मटेरियल से गुणसूत्र की उत्पत्ति होती है, यानी वही क्रोमैटिन मटेरियल गुणसूत्र के रूप में कैसे होता है यह आप ध्यान देंगे। तो आज आपका टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हिंदी में इसे गुणसूत्र कहते हैं। जैसे नाम से ही पता है, गुण माने लक्षण और सूत्र मीन्स धागे। ऐसे धागे जो लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के द्वारा ही हमारी जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। बाकी जब आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो अलग पढ़ेंगे कि गुणसूत्र है, गुणसूत्र के बाद जीन थ्योरी दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे गुणसूत्र हैं वही हमारे आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द इसमें है क्रोमा और दूसरा शब्द है सोम। तो क्रोमा शब्द का अर्थ होता है कलर और सोम शब्द का अर्थ होता है बॉडी, यानी रंगीन बॉडी। यानी क्रोमोसोम शब्द का अगर अर्थ देखा जाए, इस टर्म का मतलब होता है कलर्ड बॉडी, यानी एक रंगीन पदार्थ देखा गया था। रंगीन पदार्थ को ऑब्जर्व किया था फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने इसको ऑब्जर्व किया और इसका नाम दिया क्रोमैटिन मटेरियल। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था? क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। इसके बाद में इन 1988 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वाल्डेयर। 1988 में कौन से साइंटिस्ट थे? वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने, वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने इसके लिए एक टर्म दिया क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्डेयर ने। ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया था? वाल्डेयर ने। क्रोमैटिन मटेरियल किसने कहा था? फ्लेमिंग ने। ये पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सटन और बोवेरी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है एंड बोवेरी। सटन एवं बोवेरी ने बताया कि हमारे जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र के द्वारा पहुंचते हैं। इसे गुणसूत्र सिद्धांत कहा गया। क्या कहे? इसे गुणसूत्र सिद्धांत। यानी जो हमारे आनुवंशिक लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा जाते हैं? गुणसूत्र के द्वारा जाते हैं। इस संसार में जितने भी प्रकार की जीवित जातियां पाई जाती हैं उनमें सब में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। यानी प्रत्येक जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, सब में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बुक में भी मिल जाएगा। हम कुछ जीव हैं जिनके गुणसूत्रों की संख्या आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। जैसे मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 46। ह्यूमन में 46। ऐसे ही अब आपको हम ये आप लोग देख लीजिएगा, बाकी जो क्रोमोसोम नंबर सबसे ज्यादा और सबसे कम बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी बुक में तमाम है, इनको आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो गुणसूत्र है मैक्सिमम क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक टेरिडोफाइटा प्लांट है, टेरिडोफाइटा, जिसका नाम है ऑफियोग्लॉसम। ये
सबसे ज्यादा क्रोमोसोम ऑफियोग्लोसम में पाए जाते हैं। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। ये 1262 ये 2n स्टेज में होते हैं, 2n। ठीक है, एक प्लांट और है औला केंथा, इसमें लगभग 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये 2n होते हैं। ठीक है, और एक वर्म है, वर्म, ठीक है, स्कैरिस, स्कैरिस वर्म है एक। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको प्रॉब्लम? ठीक है, एक वर्म है स्कैरिस, इसका नाम है मेगा सिफेला। इसमें केवल एक ही, वो भी हेप्लॉइड, हेप्लॉइड 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी इसको नोट कर लीजिए। तो ये गुणसूत्रों की संख्या है कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या समान, प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है और सबकी संख्या निश्चित होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे मानव में 46। अब इसके बाद में हम मेन टॉपिक पे आते हैं, क्रोमोसोम। इसकी जो मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी। ठीक है, अगर हम इसके साइज की बात करें तो क्रोमोसोम 3 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन लंबा होता है, 0.3, ठीक है, 0.3 टू 3 माइक्रोन इसकी विड्थ होती है। ये होता है क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये मार्फोलॉजी है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि किन किन चीजों से मिलकर क्रोमोसोम बना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। इसके अंदर 2 थ्रेड, 2 धागे ऐसे पड़े रहते हैं, इस तरीके से, ये डीएनए के बने हुए, इनको हम कहते हैं, ये इसको कहा जाता है क्रोमोनिमेटा। क्या कहते हैं इसको? क्रोमोनिमेटा। अब इस क्रोमोनिमेटा में ये मोती के समान, जैसे एक माला में मोती होते हैं, उसी तरीके से छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जीन की लोकेशन को बताती है, जीन की लोकेशन, इनको कहते हैं क्रोमोमियर, क्रोमोमर्स। ठीक है, ये क्रोमोमर्स। ठीक है, यानी ये क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स। इसके बाद में इसमें जो पहला ट्रांसक्रिप्शन है, इसको कहिए, जो ट्रांसक्रिप्शन बनता है इससे क्रोमैटिड अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन है और ये सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन है, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन और सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो क्रोमोसोम होता है, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, इसको सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। ये क्रोमोसोम का एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के आधार पर इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो भी देख लीजिए। यानी डाली हेडिंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो पहले सेंट्रोमियर के बेस पे, फिर उसके फंक्शन के। ठीक है, तो देखिए सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यानी टाइप ऑफ क्रोमोसोम में, तो सबसे पहले बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर,
सेंट्रोमियर के बेस पे इसको कितने प्रकार से बांटा गया है। तो कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें जो सेंट्रोमियर भी मैंने बताया जहां से क्रोमैटिड अलग होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर इसके बिल्कुल टिप पर पाया जाता है, ऐसे यहां। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्या कहा जाता है? टीलोसेंट्रिक, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इसमें इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, ये बिल्कुल ऊपर होता है, सॉरी, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिनमें क्रोमोसोम में बहुत छोटी आर्म होती है ऐसे, और नीचे एक बहुत बड़ी आर्म होती है, इस तरीके से सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। तो इस प्रकार का जो क्रोमोसोम है उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, ठीक है। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है। एक आर्म इसकी क्या होती है? छोटी होती है, और दूसरी आर्म बड़ी होती है। इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें दोनों आर्म बराबर होती है, ठीक है। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें दोनों आर्म बराबर होती हैं, जैसे इस प्रकार के क्रोमोसोम में जो ये बिल्कुल दोनों आर्म इक्वल होती है, सेंट्रोमियर, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो ये कुछ सेंट्रोमियर के बेस पे हैं क्रोमोसोम के टाइप। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्रोमोसोम में ये बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे या हमारी बॉडी में ये किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने में, उसके बेस पे ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये ऑटोसोम यानी जो 22 पेयर, जैसे ह्यूमन बीइंग में ले लिया जाए तो जो 22 पेयर होते हैं पहले वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और जो 23 यानी थर्ड ये 23वां जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई, ठीक है। तो एक्स को हम कहते हैं फीमेल क्रोमोसोम, ये फीमेल क्रोमोसोम है, और वाई को कहते हैं मेल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे अब हम इधर लिखेंगे, जैसे ये 22 है और ये 22 पेयर ऑटोसोम्स है, और इसमें दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे, तो ये जो प्रोजनी होगी ये क्या होगी? फीमेल, ठीक है। और ये 22 पेयर ऑटोसोम है और इनमें एक्स है और एक वाई आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? मेल, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। कुछ स्पेशल टाइप के भी क्रोमोसोम है, जैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला है लैम्ब्रस, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। इसको भी फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, फ्लेमिंग ने इसको 1981 में डिस्कवर किया था, ठीक है, फ्लेमिंग ने। ये लैंप ब्रश, जिस प्रकार से ब्रश साफ करने वाला आता है, लैंप को साफ करने वाला ब्रश होता है, ये उसी प्रकार से दिखाई देता है। जैसे देखिएगा ऐसे ही ये क्रोमोसोम होते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये पूरे ऐसे सबके बने होते हैं, ये पूरी संरचना है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है ये, ठीक है। इसको लैम्ब्रस यानी लैंप, जो लैंप साफ करने वाला ब्रश होता है उसी तरीके से दिखाई देता है, इसलिए इसको लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ, इसकी साइज होती है जो है 800 to 1000 माइक्रोन तक बड़ी होती है, ठीक है। और ये पाई जाती है oocyte सेल में, ठीक है।
कहाँ पाई जाती है ये? मैमेलियन oocyte, ये पाई जाती है मैमेलियन oocyte। ठीक है, ऐसे ही एक और क्रोमोसोम है, देखिएगा ये लैब्रस क्रोमोसोम हो गया। ऐसे ही एक है पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक। तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम है, इसको इजी बाल्बियानी नाम के साइंटिस्ट ने 1982 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये रॉड लाइक होते हैं और इनमें जो है उभार पाया जाता है, जैसे ये है, ये इस तरीके से, ये जब ऐसे इस तरीके से ये होते हैं, रॉड लाइक दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें बीच बीच में काली काली पट्टियां होती हैं, ये बीच में ऐसे ऐसे उभार पाए जाते हैं, तो इनको बाल्बियानी रिंग भी कहते हैं, बाल्बियानी रिंग कहा जाता है। ये इसको एक और नाम है, इसे सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, क्योंकि ये लार ग्रंथियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लार ग्रंथ में। ठीक है, लार ग्रंथि में पाया जाता है ये क्रोमोसोम। इसको पॉलीटीन क्रोमोसोम या सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो आपको बहुत गहरे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देना, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन। और इसमें जो हल्की हल्की धारियां होती हैं उनको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, इसको मैंने पढ़ा दिया आपको। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? यह आनुवांशिक रूप से इनएक्टिव होता है, डार्क होता है, और यूक्रोमेटिक आनुवांशिक रूप से एक्टिव होता है। ये दोनों क्रोमोसोम देख लीजिए। इसके बाद अब देख लीजिए क्रोमोसोम का कंपोजिशन। ठीक है, तो ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, लैब्रस क्रोमोसोम है, ये पहले जो ओल्ड बुक्स थी उनमें मिला करता था, अब ये नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन देख लीजिए, क्रोमोसोम का कंपोजिशन तो ये डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, डीएनए, इसमें देखिए कितना डीएनए होता है, 35% डीएनए होता है, 5% आरएनए होता है और 60% हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये होता है क्रोमोसोम का कंपोजिशन। अब क्रोमोसोम में कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं इस पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आप लोग ना कहें कि छूट गया है, नहीं पढ़ाया गया है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में जो जेनेटिक्स, जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के बारे में पहले जो ओल्ड सिलेबस था, जो पहले सिलेबस था, उसमें क्रोमोसोम में डीएनए के बारे में बताया गया था। फिर इसके बाद में डीएनए पैकेजिंग बताई गई थी, न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट बताया गया था, फिर डीएनए रिप्लिकेशन बताया गया था। ये सब जो टॉपिक है वो इंटरमीडिएट फाइनल ईयर में चले गए। ठीक है, वो इंटर फाइनल में आपको पढ़ने को मिलेंगे। न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट है, रिप्लिकेशन है, डीएनए, आरएनए। वैसे बायोमोलिक्यूल में, जैव अणु में फर्स्ट ईयर में भी आपको मैं डीएनए आरएनए पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल में, लेकिन जो डीएनए का रिप्लिकेशन है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट है, जो डीएनए पैकेजिंग है, ये सब आपके इंटर फाइनल के टॉपिक में है। ठीक है, फिलहाल के लिए जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक, तो ये क्रोमोसोम के बारे में आपने जाना। अब नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।